एक्शन, रोमांच और सस्पेंस से भरी भारतीय जासूस रीमा भारती की कहानी। दिनेश ठाकुर के कलम से निकला एक अनोखा नॉवेल, बुलेट। मैं कार का गेट खोलकर पूरी होशियारी से नीचे उतरी। इस समय मैं हांगकांग में थी, लेकिन फिलहाल हांगकांग की शहरी आबादी से दूर लेसा नाम के छोटे से गांव में माइकल चोंग नाम के एक शख्स से मिलने आई थी। माइकल चोंग एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर था और आजकल जाहिर में अपने गांव लेसा में खेतीबाड़ी कर रहा था, जबकि छुपे तौर पे वो आईएससी का एजेंट था। आईएससी यानी इंडियन सीक्रेट कोर, भारत की सबसे बड़ी जासूसी संस्था, जिसके एजेंट आज दुनिया के हर छोटे बड़े देश में मौजूद हैं और जिसकी मैं रीमा भारती नंबर 1 एजेंट हूँ। और मेरा एक ही मूल मंत्र है कि जब तक जियो जमकर जिंदगी के भरपूर मजे लूटो, क्योंकि हर पल हर लम्हा देश पर कुर्बान हो जाने के लिए तैयार रहने वाली मुझ जैसी शख्सियत को क्या मालूम मौत कब अपनी बाहों में भर ले। कौन सा पल मेरी जिंदगी का आखिरी पल होगा। जाहिर है हांगकांग किसी मकसद से ही आना हुआ था। किस्सा कुछ इस प्रकार था। करीब एक हफ्ता पहले हांगकांग में हमारे सीनियर एजेंट अमित वर्मा ने मुंबई हेडक्वार्टर को ये रिपोर्ट भेजी थी कि चीन में काम कर रहे हमारे एजेंट ने एक अहम रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट आईएसआई और चीनी एजेंट्स के बीच भारत के खिलाफ हुए एक खुफिया समझौते की थी। भारत के सामने बहुत जल्दी कोई नया और भयानक खतरा आने वाला था, मगर ना जाने कैसे चाइनीज सीक्रेट सर्विस को हमारे उस एजेंट की इस हरकत की भनक लग गई थी और वे उसी पल उसे घेरने की कोशिश में जुट गए थे। उस एजेंट ने किसी तरह हांगकांग में अमित से कांटेक्ट किया और उसे पूरे हालात बताए। अमित संघाई पहुंचा, उस एजेंट से मिला और उससे वो रिपोर्ट हासिल की जो एक नन्ही सी कंप्यूटर फ्लॉपी में कैद थी। फिर वो किसी तरह वापस हांगकांग भी पहुंचने में कामयाब हो गया, लेकिन अपने पीछे लगने वाले खतरे को वो भी नहीं रोक पाया था। संघाई से ही चीनी एजेंट्स का एक ग्रुप उसके पीछे लग गया था। फिर हमें अपने दूसरे कांटेक्ट से पता चला कि आईएससी के चीफ खुराना को अपनी रिपोर्ट भेजने के अगले रोज ही खुद अमित वर्मा भी कहीं गायब हो गया था। लेकिन उसकी रिपोर्ट ने भारत की पूरी सरकारी मशीनरी में तो खलबली मचा ही दी थी। और जब कोई ऐसा नाजुक और अहम मामला सामने हो तो जाहिर है आपकी इस खादिमा को ही बलि का बकरा बनाया जाता है। खुराना ने हांगकांग पहुंचकर अमित वर्मा को तलाश करने और उससे वो फ्लॉपी हासिल करने का काम मुझे सौंप दिया था और मैं आज दोपहर को हांगकांग पहुंची। मेरे पास आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही सूत्र था, माइकल चोंग। उसके बारे में मुझे मुंबई में ही पूरी डिटेल दे दी गई थी। वो अमित वर्मा के ही अंडर काम करता था, उसे अमित की कोई भनक हो सकती थी। फिर शाम ढलते ही मैं होटल से किराए की कार लेकर चोंग से मिलने रवाना हो गई थी और इस स्याह अंधेरी रात में उस गाँव में खड़ी थी जहाँ कहीं चोंग का मकान था। चोंग का मकान मुझे ही तलाश करना था। अभी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ था, सिर्फ रात के 11 बज रहे थे, मगर गांव में मरघट जैसी खामोशी छाई हुई थी और मैं कार के करीब खड़ी खड़ी सोच रही थी कि चोंग के मकान का पता किससे पूछा जाए। फिर कुछ सोचकर मैंने सबसे करीबी मकान की तरफ कदम बढ़ाए। उस मकान के लोग शायद गहरी नींद में थे, क्योंकि काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद कहीं जाकर मकान में रोशनी हुई और एक ठिगने कद के चीनी ने दरवाजा खोला। इससे पहले कि वो मुझसे कोई सवाल करता मैं खुद ही बोल पड़ी थी, माफ कीजिए मैंने इस वक्त आपको तकलीफ दी। दरअसल मैं शहर से आई हूँ, इस जगह के लिए नई हूँ और बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। उसने अपनी मिचमिची आंखों से मुझे सिर से पांव तक घूरते हुए पूछा, कहिए क्या खिदमत कर सकता हूँ। आपके गांव में चोंग नाम के एक साहब रहते हैं, माइकल चोंग। उसने हाँ में सिर हिलाया। प्लीज जरा मुझे उनका मकान बता दीजिए। उसने लम्हे भर कुछ सोचा, एक नजर थोड़े फासले पर खड़ी मेरी कार पर डाली, फिर बोला, ठहरो मैं टॉर्च लेकर आता हूँ। बेचारा नेक शख्स था, वरना मुझे ठंडे ठंडे टरका भी सकता था। कुछ लम्हे बाद वो टॉर्च लिए लौटा और मकान का दरवाजा भिड़का कर मेरे साथ हो लिया। उसका मकान तो गाँव में ही है, रास्ते में उसने बताया, मगर वो रात के वक्त रहता अपने फार्म पर है। ओह, हम गांव से निकलकर खेतों की तरफ बढ़ गए थे। आपको मेरी वजह से काफी तकलीफ हुई। मैं बोली, कोई बात नहीं। उसने कच्चे रास्ते पर टॉर्च की रोशनी डालते हुए कहा, अगर आपको चोंग के अलावा किसी और से मिलना होता
तो शायद मैं कभी इस वक्त घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करता, लेकिन वो मेरा दोस्त है और मेरा ख्याल है कि आप भी उसकी दोस्त हैं, इसलिए आपकी मदद करना मेरा फर्ज बनता था। लगता है आप हिंदुस्तानी हैं। हाँ, मैंने बात बनाई, लेकिन मैं हांगकांग में ही रहती हूँ। जिन दिनों चोंग पुलिस में था हमारी दोस्ती उन्हीं दिनों हुई थी। वो बेफिक्र हो गया। कुछ देर बाद हम गांव से निकलकर अंधेरे में डूबे एक काफी बड़े फार्म के पास पहुंचे। उस शख्स ने बताया कि वही माइकल चोंग का फार्म था। फार्म के चारों तरफ बाउंड्री की तरह कटीले तारों की बाड़ खिंची हुई थी। हमें तारों की बाड़ के पास ही ठिठक जाना पड़ा था, क्योंकि उसी लम्हे अंदर मौजूद किसी कुत्ते ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया था। कौन है ये? भारी भरकम मर्दाना आवाज कहीं करीब से ही उभरी थी। इंडियन फ्रेंड, मैं ऊंचे लहजे में बोली। ओह वेलकम। उसके साथ ही एक साया बाड़ में लगी लकड़ी के गेट के करीब नमूदार हुआ और उसके पीछे एक खतरनाक कुत्ता भी दुम हिलाता हुआ पहुंचा। वास्तव में इंडियन फ्रेंड हम लोगों के बीच तयशुदा कोड था, जिसकी वजह से चोंग फौरन समझ गया था कि मैं कौन हो सकती हूँ। मैंने अपने साथ आए शख्स को धन्यवाद देकर वापस लौटा दिया और खुद ही गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गई। फिर मैं माइकल चोंग नामक उस लंबे तड़ंगे गठे हुए बदन वाले अधेड़ चीनी के साथ क्यारियों के बीच से गुजरती हुई एक लकड़ी की कॉटेज की तरफ बढ़ी, जो जमीन में 4 बल्लियां गाड़कर उस पर तैयार किया गया था। कुत्ता हमारे पीछे खामोशी से चला आ रहा था। कॉटेज में अंदर दाखिल होने के लिए मुझे लकड़ी की सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। अंदर फर्श पर आरामदेह और साफ सुथरा बिस्तर बिछा हुआ था। कॉटेज में कार्बेट लैंप की रोशनी फैली थी। शायद तुम्हारा नाम रीमा है। उसने मुझे बिठाने के बाद खुद भी मेरे सामने बैठते हुए पूछा, तो तुम्हें मेरे चीफ का मैसेज मिल चुका है? मैं बोली, हाँ, आज शाम ही ट्रांसमीटर पर मैसेज मिला था। उसने एक कोने में रखी विस्की की बोतल और गिलास उठाकर 2 पैक बनाते हुए जवाब दिया। मगर मुझे हिदायत दी गई थी कि मैं अपनी तरफ से तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश न करूं। ऐसी व्यवस्था मैंने ही करवाई थी। क्यों? उसने एक गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए सवाल किया। मुझे शक था कि कहीं तुम्हारी निगरानी न की जा रही हो और इस तरह मैं भी उन लोगों की नज़रों में न आ जाऊं, मैंने पैक लेते हुए कहा। ऐसा हो सकता था। उसने सिर हिलाया। मगर शायद मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अभी तक उन लोगों की नज़रों से बचा हुआ हूँ। खैर, अमित वर्मा कहाँ है? उसके बारे में मुझे भी कोई खबर नहीं है। उसने विस्की का घूंट भरते हुए कहा। न जाने उसे ज़मीन निगल गई है या आसमान। गायब होने से पहले उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? मैंने गिलास रखकर सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकाला। मुझे खुद 2 दिन बाद पता चला, वो भी उस समय जब उसकी महबूबा ने मुझे खबर दी थी कि अमित वर्मा का कहीं पता नहीं चल रहा है। बहुत परेशान थी बेचारी। उसके इन शब्दों को सुनकर मैं बुरी तरह चौंकी। इसका मतलब खतरा अभी भी तुम तक पहुंच सकता है। वो क्यों? अमित की महबूबा तुम्हें जानती है अच्छी तरह? उसने कहा, बल्कि उसे तो ये भी मालूम है कि हम लोग ISC के लिए काम करते हैं। सत्यानाश। अब जरा सोचो कि अगर वो लोग उस लड़की तक पहुंच गए तो क्या वे उससे तुम्हारा पता नहीं लगवा सकते? यू आर राइट। उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता थिरकी। मुझे तो इसी बात पर हैरानी है कि अभी तक तुम बचे हुए कैसे हो। मैंने कहा, इसकी एक ही वजह हो सकती है कि शायद वे अभी तक ल्यासा तक ना पहुंचे हों। ल्यासा उसकी महबूबा का नाम है? हाँ, वो अमित की महबूबा है। ये बात तो कुछ और लोग भी जानते होंगे। ये बात तो बहुत से लोग जानते हैं, क्योंकि ल्यासा भी हांगकांग की काफी मशहूर हस्ती है। वो बोला, वो एक बहुत बड़े नाइट क्लब में डांस करती है। बहुत खूबसूरत लड़की है वो। इसका मतलब दुश्मन तुम्हारी और ल्यासा की इस उम्मीद में छुपकर निगरानी कर रहे होंगे कि देर सवेर शायद कभी अमित तुम लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करें। मैंने अपना ख्याल जाहिर किया। हाँ, ये मुमकिन हो सकता है। तुम ल्यासा से कहाँ मिले थे? मेरी उससे फोन पर बात हुई थी। मैं तुरंत कुछ नहीं बोली, मगर दिमाग में रह रहकर एक ही सवाल कौंध रहा था कि आखिर अभी तक चोंग और ल्यासा चीनी एजेंटों से कैसे बचे हुए हैं। चोंग तो मेरे सामने था ही, मगर अभी ल्यासा से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। पता नहीं वो किस हाल में हो। तभी हम दोनों चौंक पड़े थे। कुत्ता भौंक रहा था। चोंग उठकर पूरी होशियारी के साथ दरवाजे से बाहर झांकने लगा। फिर 2 मिनट बाद जब मेरी तरफ घूमा तो उसके चेहरे पर फिक्र के लम्हे थे। वो वापस अपनी जगह पर आ बैठा और अपने लिए नया पैक बनाने लगा। कुत्ते का शोर बंद हो गया था। क्या बात थी? लगता है तुम्हारा शक ठीक है। वो मुझसे एक सिगरेट लेकर जलाता हुआ बोला। मैं भी उन लोगों की नज़रों से बचा हुआ नहीं हूँ। क्या मतलब? मेरी निगरानी हो रही है। मेरा कुत्ता पिछले हिस्से की तरफ था और वो वैसे ही कभी नहीं भौंकता। शायद उधर कोई आया था। यही मेरा ख्याल है कि तुम्हारी निगरानी हो रही है। मैंने कहा, बहरहाल तुम्हें जरूरत से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, वरना किसी बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाओगे। आप ठीक कह रही हैं सिमरीमा। चोंग का लहजा बिगड़ा हुआ था। खबर मिली है कि जो चीनी एजेंट इस मिशन पर काम कर रहे हैं
उनका सिर्फ एक ही असूल है कि दुश्मन को देखते ही गोली मार दो। वो अपने शिकार को जिंदा छोड़ना पसंद नहीं करते और उनका चीफ फोंग रिवॉल्वर की भाषा के अलावा दूसरी कोई भाषा जानता ही नहीं, इसलिए उसे जल्लाद कहा जाता है। पिस्तौल का खिलाड़ी, एकदम पत्थर। उन लोगों के बारे में तो तुम काफी जानते हो। चौंग के होठों पर फीकी सी मुस्कुराहट उभर आई। आखिर मैं भी एक पुलिस वाला रह चुका हूँ। वैसे मैं आपको भी सावधान कर देना अपना फर्ज समझता हूँ सिमरीमा। ये लोग आपकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। आपकी एक मामूली सी चूक आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। तुम मेरी फिक्र मत करो। मैं मुस्कुराई। ये बताओ वो फ्लॉपी कहाँ हो सकती है? जाहिर है अमित के पास, क्योंकि वो किसी पर भी इतना भरोसा नहीं कर सकता जो इतनी अहम चीज उसे सौंप दे। हाँ, अगर उसने फ्लॉपी कहीं छुपा भी दी होगी तो वो उसकी नज़र में सबसे महफूज जगह होगी। इसके बाद मैंने चौंग से ल्यासा का पता और अमित के दूसरे दोस्तों के बारे में मालूम किया। कुछ देर बाद मेरी कार वापस शहर की तरफ दौड़ रही थी। अब मेरे दिमाग में एक नया सवाल डंक मार रहा था कि पता नहीं अब तक अमित वर्मा जिंदा भी था या नहीं। वो खुद कहीं छुपा हुआ था या उन लोगों के कब्जे में था। ये सब सोचते सोचते अचानक मैं बुरी तरह उछल पड़ी। उस समय मेरी कार एक सुनसान सड़क को रौंद रही थी जब अचानक मेरी गर्दन के पीछे कोई सख्त ठंडी चीज आ चिपकी थी। जाहिर है कोई कार की पिछली सीट पर मौजूद था और वो सख्त चीज रिवॉल्वर की नाल के अलावा और कुछ नहीं हो सकती थी। खबरदार, कोई चालाकी नहीं। एक खुरदुरी आवाज मेरे कानों से टकराई, वरना इस रिवॉल्वर से निकली गोली तुम्हारी नाजुक और सुराहीदार गर्दन के आर पार हो जाएगी। मेरे होंठ भींच कर रह गए। जाहिर है लाख होशियारी के बावजूद मुझसे मिस्टेक हो चुकी थी।